बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ सदर मुतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, मैं आप तमाम को अपनी जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक में जो हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की, जो ज़कात और सदक़ात हमने निकाला, वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारी औलाद के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का वसीला बने। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में ठहर कर एक लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि अब हम तमाम को इस साल के आखिर में जो असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में हम तमाम को अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी तंजीम को मजबूत करें। तीसरी बात यह है कि आपके दिल में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन किन असम्बली हल्क़े जात से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरू से कोशिश यही रही और ख़ास तौर से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की क़ियादत में जब मजलिस ने मेहनत की, जुस्तजू की और अल्लाह ने उसको परवान चढ़ाया और ऊंचाइयों और बुलंदियों के मुकाम पर पहुंचाया, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज ये था कि मजलिस की तंजीम बड़ी मजबूत थी। तो इसलिए आप इस बात की फ़िक्र मत करिए कि कहाँ से इलेक्शन लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। जमात का काम यह है कि जमात के ज़िम्मेदारों का काम यह है कि हम जिस इलाक़े में, जिस असम्बली हल्क़े में रहते, वहाँ पर उस बूथ पर हमारी इब्तदाई की कमेटी होना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अपने तंजीम को मजबूत करिए। यकीनन जो मौजूदा 7 असम्बली हल्क़े जात हैं, उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को तय करेगी और सही वक्त पर उसका फ़ैसला भी किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इससे हटकर कहाँ से खड़ा करना है या नहीं खड़ा करना है, उसका भी फ़ैसला होगा। मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मजलिस की तंजीम को मजबूत करिए। हर बूथ पर आप अपनी मजलिस की इब्तदाई को बनाइए और मुझे अवामी तौर पर ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर, किस जगह पर हम अपने बूथ कमेटियों की तश्कील दें। आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ पर मजलिस को मजबूत हम कर सकते हैं और सिर्फ अगर ये समझा जाएगा कि हम इब्तदाई इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, नहीं, ये फैसला जमात करेगी। मकसद ये है कि तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को, फाशिस्ट ताकतों को, जो नफ़रत करते हैं हमारे भाईचारगी से और जो नफ़रत को आम करना चाहते हैं और मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमको शिकस्त देना है। और मेरा मानना यह है कि हम जब ताकतवर होंगे, जब हमारी अददी ताकत में इजाफा होगा, तो हम इन तमाम ताकतों को कमज़ोर भी करेंगे और कमज़ोर किए हैं और कर्ज करेंगे और साथ ही साथ हम अपने सियासी मकसद को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इब्तदाइयों को, मजलिस के तंजीम को मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला फैसला होगा। आप भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस के जिम्मेदारों से एक अच्छा सही फैसला लेने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, जिससे मजलिस को फ़ायदा हो, जिससे गरीबों, मजलूमों को, मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को
और उन लोगों को फायदा हो जो रियासत तेलंगाना में अमन को मजबूत देखना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कोई भी बीजेपी का कोई लीडर आता है तेलंगाना को, तो उसको पेट में दर्द होता है जब तक मंजलिस और ओवैसी का नाम ना ले। और इनकी एक आदत बन चुकी है, ऐसा लगता है कि ये आकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं और मंजलिस और ओवैसी का नाम लेते हैं। तो ये हमारी पहली कामयाबी है कि चाहे वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो या कोई भी हो, हर कोई आकर अपनी बेबसी का और अपनी मायूसी का इजहार करता है और मंजलिस और ओवैसी का नाम लेकर इल्जामात लगाता है। तो हमको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने इल्जामात का मुकाबला किया और अल्लाह ने सच्चाई को कामयाब किया। लोगों ने मंजलिस से सियासी तौर पर मुकाबला किया और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने दिलों में मंजलिस की मोहब्बत पैदा की। हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद रहे और मुत्तहिद रहकर हमने उन तमाम मंजलिस के मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दी। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेरी इन बात पर गौर करिए और मुतहरिक हो जाइए, क्योंकि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो अमन को बिगाड़ना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर कल पुराने शहर के किसी एक हिस्से में एक बहन और एक उसका भाई जा रहा था। भाई शराब के नशे में धुत, क्योंकि हजरत शैतान छूट गए, अल्लाह की माने जंजीरों से निकल गए, तो उन्होंने समझे कि मैं कुत्ते का पेशाब पीकर बहन को लेकर जाऊंगा। तो अपनी बहन को लेकर जा रहे थे, तो बहन को जब लेकर जा रहे तो बहन को लात मारे। तो बहन जो है वो गैर मुस्लिम हिंदुओं से कही कि मुझे बचाओ। वो बेचारे बचाव के लिए आए, तो ये सांप को अपनी इज्जत नशे की हालत में याद आई। वो जाकर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर वो गैर जरूरी तौर पर वो हमारे हिंदू भाइयों को हमला करा दिया। अब पूरा माहौल रात में 11:30 बजे से 1-1.5 घंटे तक, यानी 2, 2:30, 3 बजे तक कशमकश का माहौल। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के अराकीन बल्दिया जिम्मेदारान गए, वहां पर उनको तयख्खुन दिए। घर में घुसकर, माने आप अपनी नशे की हालत में अपनी बहन को लेके जा रहे हैं और क्या बोले मैं मुसलमान हूं, मेरे पे हमला होगा। यानी आप मुसलमान रह के कुत्ते का पेशाब कैसा पी सकते? आप शराब हराम है ना। जो मुसलमान शराब पीता है उस वक्त उसका ईमान नहीं रहता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, जो मुसलमान शराब पीता उस वक्त ईमान नहीं रहता उसमें, और आप ये हरकत किए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक गैर यकीनी कैफियत थी 1 घंटे भर तक। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, सब जो भी था, जो खाती थे, उन पर देखा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको नजर रखना है। ये फिस्ताई ताकतें मौके की तलाश में है। कुछ भी हुआ इन्हों करा दिए, अरे कुछ हुआ इन्हों करा दिए। तो इसलिए इस पर भी आपको नजर रखना है। तीसरी बात यह है कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो अब जैसा मौसम का बारिश का मौसम शुरू होता तो कई निकलते लोग, तो पूरे निकलने वाले हैं। ये 4 मिनट का वीडियो बना के शुरू हो जाएंगे, क्या करी मजलिस। 4.5 साल तो इनको मालूम नहीं था मजलिस क्या कर रही, अब मजलिस क्या करी। तो इनको भी हम जवाब देंगे, इन्हों वीडियो से देंगे, वीडियो से जवाब देंगे, जमीन पे आएंगे, जमीन से जवाब देंगे। अब इनको तय करना है कि कैसा मुकाबला करेंगे। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम तो करते आए हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अगर आप हद को पार करेंगे तो हम हद में रहेंगे। तो इसका इनको ख्याल रखना है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ये अलन ऐलान कह रही है कि तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन को हम बर्खास्त कर देंगे। अब रिजर्वेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तेलंगाना के मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है उनको, उनके बच्चों को तालीमी और हुकूमत के रोजगार में मौके मिलते हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, MCA कॉलेज हो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो, कानून की डिग्री हो, फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज हो। बल्कि निजामाबाद में एक ANM पोस्ट का 2 पोस्ट, सिर्फ 2 पोस्ट आ रहे थे।
और 2 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट थे। उस 2 पोस्ट के लिए वहां के एक शख्स ने रात के 10 बजे मेरे को फोन किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 महीना पहले आप बोल के कैंसिल कराए थे, आज फिर लिस्ट निकाले। कितने लोगों की लिस्ट निकाले? कुछ 60 लोगों की। उसमें हमारे को 2 पोस्ट आना था, नहीं मिले। तो मैं रात के करीब 11:30 बजे तक वो निजामाबाद के कलेक्टर से बात किया, बेचारे अच्छे आदमी, उन्होंने बात किए। वहां के जो ज्वाइंट कलेक्टर थे उनसे बात किया। फिर सुबह में मजलिस के तमाम निजामाबाद के सदर, डिप्टी मेयर इदरीस पूरे वहां पर जाकर गड़बड़ किए। वो जो हेल्थ के ऑफिसर से बात किए तो मजलिस के दावों पे 2 पोस्ट मिले। अब जिनको 2 पोस्ट मिले, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक शख्स रोते हुए मुझसे बात करके बोला कि साहब 2 पोस्ट मिल रहे, हमारे को नौकरी मिल जाएंगे। तो बीजेपी इन मौकों को खत्म करना चाहती है। नफरत है इनको कि देख नहीं सकते कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है, एसआई की नौकरी मिल रही है, कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है। आखिर ये नफरत क्यों? अरे अगर मिल रहे हैं तो मुल्क मजबूत हो रहा है ना, तेलंगाना मजबूत हो रहा है, और तेलंगाना मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मगर नहीं, मुसलमान को नहीं मिल सकता। यह बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी बिरादरियों का जिक्र कर दिया गया कि इनको मिल सकता और इनको नहीं मिल सकता, उसकी बुनियाद पर तहसीलदार बीसीई का सर्टिफिकेट देता है। इन्होंने बोले मजहब के नाम पे मिलता। अरे मजहब के नाम पे नहीं मिलता। आप मजहब से एक नफरत करते हैं, इसलिए आप मजहब का नाम ले रहे हैं। आप इसलिए नफरत कर रहे हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, पीएस कृष्णन की रिपोर्ट है। फिर उस रिपोर्ट को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने देखा, उन्होंने उसको नई रिपोर्ट दी, उसको कबूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और उस पर मामला चल रहा है। फिर तेलंगाना में ये नई टीआरएस की हुकूमत आने के बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की, तो एक सुधीर कमेटी बनाई गई। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो आप लोग, आप जमात के जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर की बात है, आप 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट पढ़ ले सकते हो। उसमें पूरी हमारी पसमानदगी की दास्तान लिखी गई। उसमें उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर तेलंगाना के बीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि 12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई है फाइल वो, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो आरएसएस के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अकलियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की, खाली 9वीं और 10वीं जमात के अकलियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, डीफिल और पीएचडी की डिग्री करने वाले बच्चों को स्कॉलर फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना, डीफिल और पीएचडी नहीं करना, आप, हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है। अब रहा सवाल दूसरी जानिब जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा। बीजेपी की फिक्र क्या? हिंदुत्व है, जो भारत के आईन से टकराता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। आप आइडियोलॉजी पर समझौता कर चुके हैं। जब कभी भी कुछ पूछो इनसे, नहीं नहीं नहीं, हम उनसे बढ़ के हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे। अब एक साहब चीफ मिनिस्टर निकले, पूरे मुल्क का दौरा कर रहे, खुद उनकी रियासत बिहार में 100 साला मस्जिद को जला दिया गया, कुरान करीम को जला दिया गया, जालिमों ने कुरान करीम को जलाया,
100 साल पुराने मखतूतात को जला दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। इनको फिक्र ही नहीं है, मगर निकले हैं दूल्हे भाई की तलवार पूरे मुल्क में, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। बीजेपी को बताओ कि आप में फर्क है, आप में और उनमें फर्क है। नहीं, पूरे मिलके मुकाबला करो। अरे पूरे मिलके मुकाबला करेंगे और कोई उसमें सफेद नहीं रहेगा, सब काले रहेंगे, और काले मिलकर अगर इससे मुकाबला करेंगे तो क्या होगा? अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, रोशनी से होता है। तो रोशनी दिखाओ आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं हमको आपको नहीं मालूम, वो इसी साहब हालात खराब है और हमको ऐसा करना है, देखिए मौका नहीं है। अरे मैं उनका कई मरतबा बोला कि मौका का नहीं, मैं मौका परस्त नहीं हूं। जो बात सच्चाई की उसको बयान करो आप, और सच्चाई यही है कि आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं कर सकते, जुल्म का मुकाबला जहालत से नहीं कर सकते। आपको दिखाना पड़ेगा, ये हमारा एजेंडा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो कौन है? अकलियतें हैं, ईसाई है, मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है। ये बड़े लोग कहां के परेशान? जैसा हम हैदराबाद में बोलते हैं इनकी ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, इनको ना कुछ होता है, इनको कुछ नहीं होता है लोगों को। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। इंदौर के छोटे बच्चे को, 9 साल के बच्चे को नंगा करके वीडियो निकाला जाता है। आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है देखो आप। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अभी से मुतहरिक होना है, तंजीम को मजबूत करिए। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में आप मजलिस की इब्तिदाई को मजबूत करेंगे। आपका काम यह है, पहले शहर से शुरू करेंगे और फिर तेलंगाना। जरूर ये पार्टी का काम है, अब कोई इसमें गलत नतीजा मत निकालिए। ये मेरे जुमले का या मेरे इस बात का अगर कोई पोस्टमार्टम करना चाह रहा है तो कर लीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। फैसला जब लेना है लेंगे। अगर मेरे बोलने से आपको पेट में दर्द हो रहा तो अच्छा है, और दर्द होना फिर आपको, मगर हम अपना काम करेंगे। और मजलिस जो तरक्याती काम करवा रही है वो आपके सामने है। मजलिस की मेहनतों और काबिशों से ये तमाम काम हो रहे हैं। तो बहरहाल हम तमाम को मिलकर आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने की जरूरत है। अपने अपने इलाकों में हमको मुतहरिक होना है, अमन को मजबूत करना है, फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, उनके नफरत के पैगाम पर रोक लगाना। और ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम किस हाल में इस तेलंगाना को आने वाली नस्ल को देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, अगर पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पूरी मुल्क में किसी रियासत का है तेलंगाना का है। इस पर नहीं बोलते उन्होंने भाई, इनका पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है आप बताइए इस बारे में। उस पर नहीं बोलेंगे। अब हद तो यह है कि इन्हों आके बोलते कि ओवैसी जिम्मेदार, उधर दूसरी टीम उन्होंने बोलते हैं उनकी टीम है। अरे तुम दोनों कभी बैठ के फैसला कर लो, मैं क्या हूं। मगर मैं बता रहा हूं कि मजलिस अपने सियासी मकसद, अपने सियासी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको मौका दिया, हम इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट क्या जीतते ही लड़ते ही जीत गए थे पहली मर्तबा? हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर फखर मिदत अलैहिर्रहमा लड़े पहले। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर बहुत से लोग लड़े, नहीं जीते, मगर एक वक्त आया कि जब जीते तो जीतते रहे और जीतते रहेंगे सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये उस चीज के लिए हमको काम करना है। और मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्यों नहीं लड़ेंगे? दूसरा काम क्या है मेरा? दारुस्सलाम में आना, आवाम की खिदमत करना, मेरे हल्के के मसाइल को हल करना, जमात की जिम्मेदारियों को निभाना, पूरी जगह पर देखना, जहां इलेक्शन आए जाके लड़ना। अब इनको लगता है कि इन हर जगह क्यों जाते? अरे क्यों नहीं जाएंगे? हमारे जाने से भारत की जमहूरियत मजबूत होती, हमारे जाने से हमारी जमात मुस्तकबिल में और मजबूत होगी। हो सकता है कि वो मजबूती मैं अपनी जिंदगी में ना देखूं, हो सकता है कि आने वाली नस्ल उसका फायदा उठाए। हर काम अगर हम ये सोच के करेंगे कि मेरे को क्या फायदा हो रहा, तो फिर जीना किस लिए भाई?
जीना मकसद वो है जो आप आने वाली नस्ल को जो मसाइब और मुश्किलात आप और हम देख रहे हैं उनको ना पहुंचे। इसीलिए हमको तैयारी करना है, इसीलिए आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में 3 असेंबली हल्के जात पर मजलिस अपने उम्मीदवारों की खड़ा किया है। झुबली ईस्ट है और हमारे बीजापुर के पास एक है बसवा नाम है, कौन सा वहां पर है, और तीसरा जमखंडी में एक हमारे ताईदी उम्मीदवार है। इन जगहों पर मंजलिस के जिम्मेदारों की टीम बनाई गई है। अगर आप में से कोई अपना वक्त निकाल कर जाना चाहते तो बता दीजिए नजीर साहब को, मगर जाकर आपको वहां पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे, अमन को मजबूत रखिए और आप तमाम से मैं फिर से कह रहा हूं कि इब्तदाइयों को बनाइए, इब्तदाइयों को बनाइए, इसका अच्छा मैसेज जाएगा और आप तमाम की ईद की मुबारकबाद।